नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है कि ये जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का युद्ध चल रहा है उसकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं और इसमें आपको प्रश्नों के इतने इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे, चाहे साइंस से हो गया, चाहे करेंट अफेयर्स से हो गया, मतलब सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मैथ को छोड़ करके हम लोग समान अध्ययन के 100 प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो। नहीं तो ऐसे भी प्लीज़ 20-25 मिनट का वीडियो होगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। इससे पहले थोड़ी सी वीडियो को बड़ी कर लेते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो ये सभी को पता होगा कि जो विशाल स्नानागार के स्रोत मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है वो किए थे मेगास्थनीज। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत और 10 राजाओं के बीच जो दसराज युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? तो दसराज युद्ध जो हुआ था वो पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। ये किस में मिलता है? तो ये भी प्रश्न पूछता है कि जो 10 राज युद्ध हुआ था वो किस मंडल में मिलता है? तो वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो याद रखिए, लुम्बिनी याद रख लीजिए। देखिए बालक याद रखिए, बालक। ब से बुद्ध, ल से जन्म हो गया लुम्बिनी, और मृत्यु उनकी कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है 57 ईसा पूर्व। देखिए कंफ्यूज करने के लिए 57 ईस्वी भी दिया है, मगर वो माना जाएगा 57 ईसा पूर्व से। ये किस उपलक्ष्य में हुआ था? तो ये विक्रम आदित्य द्वारा शंकों को जो पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत क्या किया था? चलाया था। ठीक है, उसी समय से ये विक्रम संवत प्रारंभ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। याद करिए संस्कृत, आंसर सी। अगला प्रश्न, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा का पूछ रहा है कि शिव मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो वो करवाए थे कृष्ण प्रथम। किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार आक्रमण किया था? वो किया था 17 बार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया कि 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका काल क्या था? तो 1210 से 1236 तक। ठीक है, 1210 से 1236 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासक किया था? वो कौन सा सल्तनत था जो दिल्ली में क्या किया था? सबसे कम समय तक शासन किया था? तो वो था खिलजी वंश। कौन सा था? खिलजी वंश जो था सिर्फ 30 वर्ष तक ही शासन किया था। ठीक है, और सबसे अधिक अगर पूछ लेता है तो वो किया था तुगलक वंश, 94 वर्ष तक। तो कम किया था खिलजी वंश और सबसे ज़्यादा किया था तुगलक वंश। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? कितने सूबों में विभक्त था? तो अकबर के समय था 15 सूबों में विभक्त था। ठीक है, अकबर के समय कितने सूबों में? तो 15 सूबों में विभक्त था। और मैं वीडियो में बनाई थी कि अभी कम समय में कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए अगर आप लोग NCERT पढ़ रहे होंगे तो उसमें साफ साफ दिया है। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता देती हूँ कि देखिए अकबर के समय में 12 सूबे, लेकिन देखिए प्लस 3 और सूबे जुड़ गए थे। कौन कौन से? तो बरार, खानदेश और अहमदनगर। तो अकबर के समय में कितने सूबे हो गए? 15 सूबे हो गए। ठीक है, तो इसीलिए पूछा ना यहाँ पर प्रश्न। अगर पूछ लेता है कि शाहजहाँ के समय में, तो शाहजहाँ के समय में देखिए 18 सूबे हैं और औरंगजेब के समय में 20 अथवा 21 सूबे। तो इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो 15 सूबों में विभक्त था। 12 प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दे दिया है यूरोपीय देश और एक तरफ दे दिया है कारखाना उनका। तो पुर्तगाल ने सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो कोचीन में, ये सही है। डेनिश का कहाँ पर था? तो डेनिश का था ट्रावनकोर, यानी
ट्रैंकोबर में था, ये भी सही है। डच का जो मसूलीपट्टनम था, और फ्रांसीसी का कहाँ पर था, तो कालीकट नहीं था, उसका था सूरत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो था जॉन मेंडेल हॉल। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 14 प्रश्न, निम्न किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, वो कहा जाता था जहादर शाह को। ठीक है, लंपट मूर्ख राजा कहा जाता था। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, बंगाल का जो है अंतिम नवाब कौन था, तो वो था मुबारक उद्दौला जो था बंगाल का अंतिम नवाब था। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो किए थे बी डी सावरकर। किसने, बी डी सावरकर ने इसकी रचना की थी। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो वेद समाज की स्थापना जो किए थे वो किए थे श्रीधरलू नायडू। किसने किया था, श्रीधरलू नायडू ने किए थे। पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, देखिए इससे हमें पता चल रहा है ना, प्रैक्टिस सेट लगाने से पता चला कि कौन कौन से सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है। तो पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पाइक विद्रोह जो हुआ था वो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 19 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए पूछ रहा है कि मतलब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे, अगस्त हिक्की थे, ये सही है। सोम प्रकाश के ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। और बंगदूत के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई गलत है ही नहीं, तो आंसर कैसे लगा सकते हैं। अब 20 प्रश्न देखते हैं। 20 प्रश्न है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी, तो किस घोषणा पत्र के, वो हुई थी 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के अंतर्गत इन तीनों जो विश्वविद्यालय हैं इनके स्थापना की घोषणा हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। भारत में न्यायिक सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में न्यायिक सेवा के जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग। किसे कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे बाद में घटित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है सबसे बाद में घटित हुई है। देख लेते हैं कि कौन सी कब कब घटित हुई है। तो देखिए, जो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था वो कब मिलाया गया था, तो 1843 ईस्वी में मिलाया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 से लेकर के 46 तक। ठीक है, इसको मिलाया गया था 1843 में, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 1885 से 86 तक। और विधवा पुनर्अधिनियम कब हुआ था, तो वो हुआ था 1856 ईस्वी में। तो पूछ रहा है कि सबसे बाद घटित घटना कौन सी थे, तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध इनमें से। अगला प्रश्न, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है, तो ये सभी आ जाएंगे क्योंकि उसमें ये भी शामिल थे, एम.जी. रांडे भी थे, जी.वी. जोशी भी थे, एस.एच. चिपलुंकर भी थे, तो उपयुक्त इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। सभी का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है कि कौन थे, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूले, जो कि 1888 का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसकी ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा पूछ रहा है कि घोषणा किया गया था किस तिथि को, तो वो किया गया था 20 जुलाई 1905 को। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। लंदन में कर्जन वॉयली की हत्या किसने की थी, लंदन में कर्जन वॉयली की हत्या किसने की थी, तो वो किए थे मदन लाल ढींगरा। किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वॉयली की हत्या की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, देखिए प्रस्तुत पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था C.R. दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिन के रोम मार्च से किसने की थी। अच्छा, वो कौन व्यक्ति थे जिसने जो गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा थी उसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिन के रोम मार्च से की थी, तो वो कौन थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त, तो कांग्रेस द्वारा जो कांग्रेस पूरी तरह से अपने दम पर प्राप्त की थी वो थी संख्या 5, और 3 और मिलाकर के जैसे गठबंधन होता है ना, तो गठबंधन कर करके 8 बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बहुमत प्राप्त करके, तो वो 5 था। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। 30 क्वेश्चन हमारा होगी, और अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए मनोबल बढ़ाने के लिए।
अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। देखिए भूमिगत रेडियो का संचालन, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा बीपीएससी कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा तो इससे ज़्यादा क्या बनाएगा कि भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था, तो वो किए थे उषा मेहता भी थी, उसमें राम मनोहर लोहिया भी थे और अरुणा आसफ अली भी थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो वो हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है। अब यहाँ से भूगोल चालू हो गया। तो किस ग्रह का जो होता है दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान होता है, वो कौन सा ग्रह है, तो भैया वो ग्रह है हमारा मंगल। कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है, इसका आंसर ए हो गया। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। कहाँ के वनस्पति को, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो उगते हैं उस वनस्पति को जानते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट यानी मरुदभूमि भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। तो इसका आंसर हो गया बी। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, वो संबंधित है हमारा केचुआ पालन से। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है। किस पर, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर टिहरी बांध जो परियोजना है वो है, और ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा सही है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान तो जोधपुर में है, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो शिमला में, ये भी सही है। इसका मतलब ये सारे सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो महिला संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 2005 में। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए पहला नैनो यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया, वो किया गया है गुजरात में मास्टर जी। अगला प्रश्न, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है, तो वो किसने जीता है, मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है फ्रेंड्स भोपाल में। कहाँ किया गया है, देखिए क्या पूछ रहा है, धम्म सम्मेलन का उद्घाटन तो कहाँ किया गया है, भोपाल में किया गया है। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अब तो हो गया है, प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं, तो वो मिले हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी लिथियम के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा, बजट 2023-24, अब करंट अफेयर्स देखिए इंपॉर्टेंट है। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार के कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने रुपए का, वो है 45.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, अच्छा सही सुमेलित है पूछ रहा है। फागू चौहान कहाँ के थे, सिक्किम के, ना मेघालय के, ये गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल हैं, शिव प्रताप शुक्ल ये सही है। राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर कहाँ के हैं, मेघालय के, नहीं ये बिहार के राज्यपाल हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर हैं। सीपी राधाकृष्णन कहाँ के हैं, बिहार के, तो ये झारखंड के हैं। कहाँ के हैं, झारखंड के, तो इसको भी याद कर लीजिए, लिख देते हैं झारखंड के हैं सीपी। तो इसमें से सही पूछा है, तो सही कौन सा हमारा हो गया, बी हो गया कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी। अगला प्रश्न हमारा, डब्ल्यू अ राइटर्स जनरल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो डब्ल्यू बुक अ राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है अमिताभ कुमार के द्वारा। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन जो होता है वो कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए 2023 में पूछ रहा है, फरवरी में हुआ है, कहाँ हुआ था, तो वो हुआ है फिजी में। ठीक है, फिजी में हुआ, और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा ये किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के प्रमुख अतिथि थे। मुख्य अतिथि किस देश के थे, तो वो थे मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो नवाचार के मामले में भारत का 40वां स्थान है। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का पहला
नेज़ल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? नेज़ल कोविड वैक्सीन, कोविड से हर एग्जाम में आजकल प्रश्न पूछ दे रहा है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि नेज़ल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है, तो वो किया है भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने, इस कंपनी ने विकसित किया है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? देखिए अब यहाँ से साइंस चालू हो गया, तो कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? वो नहीं होता है फ्रेंड प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का संपादित नहीं होता है। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो उन रोगों को कहेंगे चिरकालिक। जैसे चिरंजीवी भव कहते हैं ना, यानी बहुत समय तक जियो या अजर अमर रहो, तो उसी प्रकार से चीर का मतलब हो गया कि बहुत समय तक रहने वाला। जो बहुत समय तक रहने वाला होता है उस रोगों को क्या कहते हैं? चिरकालिक कहते हैं। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? अंगक पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वो है हरित लवक। आंसर क्या हो गया? सी, हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। आंसर हो गया ए। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है पौधे में वो किस दिशा में होता है? तो वो होता है फ्रेंड ऊपर और नीचे दोनों की ओर। याद कर लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किस में रहते हैं? पत्तियों में, कोशिका रिक्तियों में, छाल में या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सभी में रहते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है, तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों जो है बीज रहित पौधे में क्या करते हैं? उत्पादन में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वो मिलता है अवतल दर्पण के द्वारा। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो वो देख सकता है अनंत दूरी तक जो है सामान्य नेत्र साफ साफ वस्तुओं को देख सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहते हैं वो कहते हैं जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन की दर को जो कहा जाता है वो वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के द्वारा होता है, मतलब है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा 63 प्रश्न है, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण है। तो देखिए निम्नांकित में से लवण का उदाहरण क्या है? NaC है, यानी सोडियम क्लोराइड जो है लवण है। इसका आंसर जो हो जाएगा यानी साधारण नमक भी जिसको कहते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है हमारा 64 प्रश्न, Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो वो होगी 10। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा होता है? जो द्विबंध वाले रासायनिक बंधन है उनसे बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा होता है? तो वो कितना होता है? वो होता है 4। कितना? 4 होता है। इसका आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अव्यय है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अव्यय क्या है? तो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, एथेन है, ये सभी है। इसका आंसर क्या है? डी है। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। वो कौन सा है? तो दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा वो करते हैं H2O, क्या? जल। अगला प्रश्न हमारा, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? कौन सा क्रियाशील समूह जो है वो विद्यमान होता है? तो वो होता है -CHO। कौन सा? -CHO, यानी आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, अर्ध परिवर्तनीय है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है या अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है? तो हमारा जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, जो तत्व है, वो क्या है? अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है, यानी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी को निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो वो किसके अनुसार? वो 17वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी और दिल्ली को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। इसका आंसर सी हो गया। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे प्रमुख व्यवस्था है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है मंत्रिमंडल सचिव। याद कर लीजिए, बी। 73 प्रश्न, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून और व्यवस्था, लोकोपयोगी सेवाएं। तो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, वो होगा कानून और व्यवस्था। ये तो राज्य सरकार का मामला है।
विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो किस अनुसूची में है? वो है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय स्मारक जो होते हैं उनके संरक्षण की बातें किस अनुच्छेद में कही गई है? तो वो कहा गया है अनुच्छेद 49 में। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 335 में। किसमें? अनुच्छेद 335 में किया गया है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किस प्रकार का? द्विविधीय अर्थव्यवस्था का या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को? आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य रूप से अभिलक्षण है, वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए मास्टर जी, याद कर लीजिए कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आता है वस्तुओं का परिवहन। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इंपॉर्टेंट हो गया। बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान राज्य में शहरीकरण का जो स्तर है वो है 16.2%। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है ये शामिल है। हाँ देखिए, केंद्रीय बजट में जो सप्तऋषि नाम दिया गया है वे किस में शामिल हैं? सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र। तो इन सभी में ये जो सप्तऋषि नाम दिया गया है ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, इन सभी में शामिल है। 81 प्रश्न हमारा, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से बोल रहा है कि कौन सा पुराना है? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ या फिर उत्तर गंगा का मैदान? तो वो सबसे पुराना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। 82, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य पूछ रहा है कि कौन सा द्वीप है? कौन सा है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वर या फिर सालसेट? तो कोई आपको पता होगा अगर, तो रामेश्वर जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते, 83 हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है गंगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है? तो गोदावरी नदी को माना जाता है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। और गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 याद कर लीजिए, 2525। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? मतलब एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारे हैं, जो स्टार्स है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नक्षत्र। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, एक इससे क्वेश्चन अप्रैल में पूछता है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को तो पंचायती राज्य दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा? 90 डिग्री अगर देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच कितना अंतर होगा? वो हो जाएगा 6 घंटे का। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? पूछ रहा है। देखिए एग्जाम में ना आप लोग नहीं प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा कि नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि गलती में फ्लो में हम लोग है पूरी समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? वो है बेंगेला की धारा। बेंगेला की धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा है? हिस्सा नहीं है। देखिए मैं भी गड़बड़ कर दी ना। तो इनमें से कौन सा झील जो है उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो वो जो है बियर झील। बियर झील जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। बाकी सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरॉन हो गया, ये सब है। अगला प्रश्न हमारा 90 प्रश्न, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन याद कर लीजिए। इसका आंसर डी हो गया। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कब होती है? तो वो होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कब आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। इसका आंसर हो गया ए। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर
राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, या फिर वन्य जीव संरक्षकों को? डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स कि जो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो सभी को दिया जाता है। शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को भी दिया जाता है, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन कभी कभी अगर एक ऑप्शन दिया रहेगा तो ये तीनों याद रहेंगे, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि अच्छा इसको दिया जाता है, और 3 नेगेटिव रहेगा तो वहाँ पर भी तो छांटना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। इसका आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक, ये किसकी है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक याद कर लीजिए ये किसकी है? तो ये है फ्रेंड्स महात्मा गांधी की। आंसर क्या हो गया? बी हो गया, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है 243 है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अभी 243 है। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? देखिए संरक्षण से संबंधित पूछ रहा है कि कौन सा है, तो कौन सा है? वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986 सही, औद्योगिक क्रांति, शिक्षा नीति। कूट देख लेते हैं, 1 2 2 3 1 2 3 सभी चारों, तो ये चारों सही हैं, ये सभी पर्यावरण से ही संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा 99 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र, वन, झील, घास का मैदान या फिर धान का खेत? तो धान का खेत जो है कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि ये हम व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मानव ही तो धान का खेत करने वो खेत तैयार करता है, तभी तो उसमें धान लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। लास्ट प्रश्न है हमारा, परिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? अच्छा, परिस्थितिकी जो है अस्थायी मितव्ययता है, यह किसका नारा है? किस आंदोलन में यह नारा लगाया गया था? तो यह नारा लगाया गया था चिपको आंदोलन में। किसमें? चिपको आंदोलन में। तो ये हमारा 100 प्रश्न बिल्कुल धमाकेदार ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।